देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपकी वोकेबलरी बहुत ही अच्छी हो। पूरी दुनिया में एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिससे अगर पूछा जाए कि क्या तुम अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करना चाहते हो और वो मना कर दे। अब वोकेबलरी इंप्रूव करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टूडेंट अपने स्कूल या कॉलेज के टीचर के पास जाता है और कहता है कि साहब मुझे वोकेबलरी इंप्रूव करना है। और जो टीचर्स होते हैं वो आम तौर पर एक बहुत ही जनरल आइडिया दे देते हैं, तुम है ना ऐसा कर लो और इससे वोकेबलरी इंप्रूव हो जाएगी। थोड़े दिन के बाद जब स्टूडेंट वापस जाता है टीचर से बोलने के लिए कि साहब उस तरीके से करा तो था पर कुछ हो नहीं रहा उससे, तो टीचर उसको बता देते हैं कि भाई तुम और ज्यादा मेहनत करो। देखिए, वोकेबलरी सीखने के 9 तरीके होते हैं। इस रिकॉर्डिंग में मैं आपको वो सभी 9 तरीके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उन तरीकों की खूबियां और खामियां क्या क्या हैं, कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। इन 9 तरीकों के अलावा मैं आपको 4 तरीके और बताऊंगा और अगर आप उन सभी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत आराम से एक दिन के अंदर 50-50 शब्द तक याद कर सकते हैं, रोज केवल 1 घंटा लगा के। सबसे पहला तरीका है स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करना। अब इस तरीके में करते ये हैं कि घर के जिन जिन हिस्सों में हम बार बार जाते हैं वहां पर हम एक स्टिकी नोट चिपका देते हैं। इस स्टिकी नोट पर आमतौर पर 5 या 10 शब्द होते हैं। इस मेथड की थ्योरी यह है कि भाई मान लेते हैं आप ब्रश कर रहे हैं और 5 या 10 मिनट जितने समय आप ब्रश कर रहे हैं उतने समय ये लिस्ट आपके सामने रहेगी और आप रिवीजन करते रह सकते हैं। अब शुरुआत में तो ये मेथड बहुत ही अच्छा रहता है, पर 8-10 दिन के बाद जैसे जैसे स्टिकी नोट्स बढ़ते चले जाते हैं ये पूरा तरीका हैफेजार्ड होता चला जाता है, यानी बिखरा हुआ। केवल 1 महीने तक अगर इस मेथड का इस्तेमाल किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपनी डिक्शनरी फाड़ दी और उन डिक्शनरी के पेजेस को जगह जगह चिपकाता चला जा रहा है। आपका कमरा बिल्कुल गजनी का कमरा लगने लग जाता है, क्योंकि यह तरीका सिस्टमैटिक नहीं है और क्योंकि इस मेथड से याद किए गए शब्दों का इफेक्टिवली रिवीजन नहीं किया जा सकता। यह तरीका बेकार है। दूसरा तरीका है निमोनिक्स। और निमोनिक्स में क्या करते हैं कि एक बड़ी अजीब सी एसोसिएशन बनाते हैं और उस वर्ड को याद करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो अजीब सी एसोसिएशन है ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और अगर कभी आप इस अजीब सी एसोसिएशन को भूल गए तो फिर वो जो अक्षर है वो भैंस के बराबर हो जाता है। जितना समय और जितना दिमाग लगाकर आप एक अजीब सी एसोसिएशन बनाओगे उतनी देर में उस शब्द के आप एक्चुअल मीनिंग को पढ़ सकते हो, उससे रिलेटेड इडियम्स और फ्रेजेस भी आप पढ़ सकते हो। तीसरी चीज जो है वो ये है कि निमोनिक्स जो है ये एक मेमोरी टेक्निक है, ये लैंग्वेज की टेक्निक नहीं है। और क्योंकि निमोनिक्स से याद किया हुआ शब्द उस वक्त तो तुरंत याद हो जाता है, पर थोड़े से समय के बाद, यानी ये जो विंडो है ये 16 दिन की होती है, 16 दिन के बाद आप उस शब्द को भूल जाते हैं। यानी इस टेक्निक से अगर आप याद करोगे तो आप आराम से 80% वर्ड्स भूल जाओगे, क्योंकि आपको उसकी एसोसिएशन उस वक्त याद नहीं आएगी। ऐसा ही होता है। और इसीलिए शब्दों को याद करने के लिए, वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए निमोनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी टेक्निक जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है वो है डिक्शनरी में से 10 वर्ड्स लिखो, उनका मीनिंग लिखो और फिर उनसे सेंटेंसेस बनाओ और उन सेंटेंसेस को अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करो। अब आमतौर पर होता यह है कि स्टूडेंट्स 10 वर्ड्स लिखते हैं, मीनिंग लिखते हैं, सेंटेंस भी बना लेते हैं और कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करने की भी कोशिश करते हैं, पर पुराना रिवीजन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रजिस्टर तो भरते चले जाते हैं, पर 10 दिन के बाद 10 दिन पहले याद किए गए शब्द 80% तक भुला जाते हैं। अब ये तो एक कमी है। मान लेते हैं कि आप 100% डेडिकेटेड हैं, आप रोज पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं और पुराना भी रिवाइज करते चले जा रहे हैं,
पर 10 शब्द लिखना, उनके मीनिंग लिखना और फिर उन पे सेंटेंसेस बनाना, इसमें कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। 1 महीने के बाद आपके पास 300 वर्ड्स हो चुके हैं, 2 महीने के बाद 600, 3 महीने के बाद 900। अब आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई इंग्लिश पर अधिकतम हम 1 घंटा ही देंगे, उससे ज्यादा थोड़ी देंगे, हमें दूसरे सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ना है। क्योंकि इस मेथड को ईमानदारी के साथ फॉलो नहीं किया जा सकता, और अगर फॉलो किया जाए तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। यह तरीका बेकार है। चौथा तरीका है वोकेबलरी से रिलेटेड गेम्स खेलना। क्योंकि यह गेम है, इसलिए आपको एक बंदा चाहिए, और यह बंदा हर कोई नहीं हो सकता। यह बंदा वो होगा जिसकी इंग्लिश का लेवल आपके जितना हो या उससे ज्यादा हो, उसकी डेडिकेशन आपकी जितनी हो या आपसे ज्यादा हो। और अगर ये दोनों चीजें हुई तो वो आपके साथ नहीं खेलेगा, वो किसी बेहतर बंदे को तलाश करेगा। पर चलिए मान लेते हैं कि वो आपके साथ खेलने के लिए तैयार हो भी गया। अगर वो 4-5 दिन के लिए अपने मायके चला गया तो आपका तो मोमेंटम ही खत्म हो जाएगा। तो इसकी भी काट है। सबसे अच्छा वोकेबलरी से रिलेटेड गेम है क्रॉसवर्ड पजल्स सॉल्व करना। पर क्रॉसवर्ड्स जो हैं वो सिखाड़ियों के लिए नहीं होता, खिलाड़ियों के लिए होता है। यानी अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो आप डायरेक्शंस पढ़ के चुपचाप बैठ जाओगे, और आधा घंटा सोचने के बाद आप अधिक से अधिक 1 या 2 या 4 शब्द लिख पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि वोकेबलरी से रिलेटेड गेम्स केवल वही खेल सकते हैं जिनकी पहले से ही वोकेबलरी हो। ये स्वयं सिद्ध बात है कि यह तरीका वोकेबलरी सीखने के लिए नहीं है, और इसलिए यह तरीका बेकार है। पर इसके साथ ही साथ आप यह चीज भी समझ लीजिए कि अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है और आप अपनी वोकेबलरी का स्तर ऊंचा बनाए रखना चाहते हैं तो आपको क्रॉसवर्ड पजल्स जरूर खेलना चाहिए। उससे आपकी वोकेबलरी अच्छी बनी रहेगी, और ना केवल अच्छी, बेहतर होती चली जाएगी। 5वां तरीका, और यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है, यह है लर्न वर्ड लिस्ट्स। अब अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बैरन्स की GRE की 3500 वर्ड लिस्ट का नाम जरूर सुना होगा। अगर इस लिस्ट के अंदर दिए हुए 3500 शब्द आपने याद कर लिए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वोकेबलरी का मान लीजिए कि आपने 80% हिस्सा कर लिया है। 80% बहुत बड़ा फिगर होता है, और इसीलिए इस लिस्ट में जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनका मतलब आपको मालूम होना चाहिए। पर हमारा दिमाग अनरिलेटेड वर्ड्स को याद नहीं रख सकता है। किसी भी जानकारी को स्टोर करने के लिए हमारा दिमाग पहले उसको स्ट्रक्चर करता है और उसके बाद स्टोर करता है। तो बैरन की लिस्ट के साथ आप ये करिए कि इसको देखकर आप बहुत सारी लिस्ट्स बनाइए और रिलेटेड वर्ड्स की लिस्ट बनाइए उससे। केवल तब और केवल तभी आपको ये 3500 वर्ड्स याद होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। वर्ड लिस्ट को याद करने का तरीका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब आप रिलेटेड वर्ड्स की लिस्ट बनाते हैं। 6ठा तरीका, और ये भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। इसमें क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर उठाते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। जहां जहां पे कठिन शब्द आता जाता है वहां वहां पर या तो डिक्शनरी में या कि फिर मोबाइल में उस शब्द का मतलब देखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब अगर आपने द हिंदू का न्यूज़पेपर उठाया था तो 3 पैराग्राफ खत्म होते होते इंग्लिश सीखने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि सीखने का यह तरीका कतई बोरिंग है, इसलिए यह तरीका बेकार है। वोकेबलरी इंप्रूव करने का 7वां तरीका, और यह तरीका आमतौर पर इंग्लिश टीचर्स के द्वारा बताया जाता है। इसमें होता यह है कि एक स्टूडेंट जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू करता है वो अपने स्कूल या कॉलेज के टीचर के पास जाता है और पूछता है कि मैं वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए क्या करूं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं। तो टीचर बता देता है कि रीड इंग्लिश लिटरेचर। अब आप समझ लीजिए कि लिटरेचर क्या होता है।
जिस चीज को समझने में कठिनाई हो वो चीज लिटरेचर है। उसे समझने में जितनी ज्यादा कठिनाई होगी उस चीज का दर्जा उतना ही ऊंचा होता चला जाएगा। और जो चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आए तो समझ लीजिए कि वो चीज क्लासिक है। मैंने इंग्लिश लिटरेचर से MA किया हुआ है, आप मेरी बात मान लीजिए। ये तरीका बेकार है और इसकी बहुत ज्यादा बुराई मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट्स खुद ही इसको 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं। 8वां तरीका है फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करना, और इसमें क्या करते हैं कि या तो रेडीमेड फ्लैश कार्ड्स खरीद लेते हैं या कि फिर ताश के पत्तों जैसे कुछ पत्ते बना लेते हैं, उनके ऊपर वर्ड्स और उनका मीनिंग लिख लेते हैं। जहां कहीं भी जाते हैं 25-30 पत्ते अपनी जेब में रखकर ले जाते हैं और जैसे ही टाइम मिलता है उनका रिवीजन कर लेते हैं। अगर रिलेटेड वर्ड्स के फ्लैश कार्ड्स आप बनाएं तो क्योंकि बार बार रिवीजन होता है, वोकेबलरी बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है। इस तरीके का इस्तेमाल करके रिवीजन करना भी बहुत आसान होता है। पर मान लेते हैं अगर आपको 3500 वर्ड्स याद करना है, बेयर मिनिमम, बैरन वाले, आप खुद सोचो कि आप 3500 कार्ड्स बनाओगे। तरीका इफेक्टिव है पर टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही ज्यादा है। एक नुकसान और ये भी है कि ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं कभी कभी इधर उधर गुम भी जाते हैं, और जब आप नया कार्ड बना लेते हो तो जो गुम गया था वो वापस मिल जाता है। कुल मिला के इफेक्टिव है पर बहुत ज्यादा नहीं। 9वां तरीका है वोकेबलरी सीखने का इटीमोलॉजी सीखना। इटीमोलॉजी यानी शब्द व्युत्पत्ति। जरा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। शुरुआत में अंग्रेजी भाषा के अंदर कुल मिलाकर 13,500 शब्द थे। तो अंग्रेजी भाषा के जो लेक्सिकोग्राफर्स जो होते हैं, जो लोग डिक्शनरी बनाते हैं, लेक्सिकोग्राफर्स ने यह किया कि ग्रीक और लैटिन भाषा के बहुत सारे शब्द लिए और उनको जोड़ जोड़ के अपनी अंग्रेजी भाषा के शब्द बना लिए। अब ये जो लेक्सिकोग्राफर्स थे ये बहुत ही ज्यादा समझदार थे, तो उन्होंने क्या किया कि किसी भी शब्द को बनाने से पहले उसके 3 टुकड़े करे। किसी भी शब्द के इसीलिए 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा जो बीच में होता है उसे कहते हैं रूट, और आखिरी जो होता है उसे कहते हैं सफिक्स। जो प्रीफिक्स होता है वो शब्द को डायरेक्शन देता है, रूट जो होता है वो शब्द की मूल भावना होती है, और सफिक्स उस शब्द की ग्रामर बनाता है। अगर आप एक रूट भी सीख लो तो जितने भी शब्द हैं जिसके अंदर उस रूट का इस्तेमाल हुआ है तो आप उस शब्द का मतलब एग्जैक्ट भले ही ना बता पाओ पर कम से कम आप उसका सेंस जरूर समझ लोगे। और इसीलिए वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए इटीमोलॉजी सबसे बेहतरीन तरीका होता है। आप केवल एक प्रीफिक्स, एक सफिक्स और एक रूट समझ लीजिए, आप एक दिन में 40-40, 50-50 शब्द तक सीख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टाइम एफिशिएंट तरीका है। अगर आपने केवल रूट्स सीख लिए तो बैरन्स की 3500 वर्ड्स की जो लिस्ट है आप 15 दिन के अंदर बिल्कुल मुंह जबानी याद हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है इटीमोलॉजी सीखने का कि मान लेते हैं कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था, पर क्योंकि आपको इटीमोलॉजी आती होगी तो आप उस शब्द का एग्जैक्ट नहीं तो कम से कम आसपास का मतलब तो बता ही देंगे। और इसीलिए, केवल इसीलिए अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए इटीमोलॉजी से बेहतर तरीका कुछ भी नहीं है। इटीमोलॉजी सीखने के लिए आप यह भी कर सकते हैं कि आप लिखें YouTube पे जाकर इटीमोलॉजी 8962512015 और मेरा YouTube का चैनल खुल जाएगा जिसके अंदर मैंने इटीमोलॉजी सिखाई है। 11वां तरीका, देखिए हमारा दिमाग जो है वो चित्रों में सोचता है। जैसे ही मैं बोलता हूं एप्पल, वैसे ही आपका दिमाग जो है वो एक सेब का चित्र अपने अंदर बना लेता है। और दिमाग की इसी खूबी का इस्तेमाल हम उन वर्ड्स को सीखने के लिए करेंगे जिनकी इटीमोलॉजी कुछ नहीं होती। भाई कोई वर्ड है उसका मतलब आपको समझ में आ नहीं रहा है, तो आप क्या करो, उस वर्ड को गूगल इमेजेस में डालकर देख लो, हजारों चित्र खुल जाएंगे और उन चित्रों से आप अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि इस शब्द का क्या मतलब होता होगा।
ये तरीका बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसीलिए इस तरीके का इस्तेमाल मैं केवल उन्हीं शब्दों का मतलब सीखने के लिए करता हूं जिनका मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता। तरीका अच्छा है पर बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। 12वां तरीका, देखिए अब तक आप इस चीज को समझ चुके हैं कि अगर आप अनरिलेटेड वर्ड्स की लिस्ट को याद करने की कोशिश करेंगे तो आप उसे याद नहीं रख पाएंगे। वर्ड्स की लिस्ट आपको केवल तभी याद होगी जबकि वो रिलेटेड वर्ड्स की बनी हुई होगी। और रिलेटेड वर्ड सीखने के लिए केवल 2 वेबसाइट्स हैं। पहली है द फ्री डिक्शनरी और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन डिक्शनरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कॉलिंस, अमेरिकन हेरिटेज, थिसॉरस सभी के कंबाइंड रिजल्ट्स खुल जाते हैं। यानी केवल एक बार इस डिक्शनरी पर किसी वर्ड को डालकर आप उस शब्द की पूरी जन्म कुंडली बना सकते हो। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो द फ्री डिक्शनरी का एप्लीकेशन आपके मोबाइल पर जरूर होना चाहिए। दूसरी वेबसाइट है vocabulary.com और इसके अंदर समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर वर्ड को ऐसे समझाया गया है कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपके कंधे पे हाथ रखा हुआ है और आपको उस शब्द का मतलब समझा रहा है। इसकी एप्लीकेशन भी है पर वो 186 रुपए की है, तो आप एप्लीकेशन मत डाउनलोड करो, आप तो सीधे वेबसाइट पे चले जाओ। vocabulary.com पर वोकेबलरी से रिलेटेड बहुत अच्छे गेम्स हैं और उनको खेलकर आप अपनी वोकेबलरी बहुत अच्छी कर सकते हैं। आखिरी तरीका है माइंड मैपिंग। और माइंड मैपिंग जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सबसे शानदार तरीका है वोकेबलरी को अपने दिमाग में अरेंज करने का। माइंड मैपिंग का प्रयोग आप अपने सब्जेक्ट्स की ओवरऑल नॉलेज बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब माइंड मैपिंग एक ऐसी चीज है जो हर स्टूडेंट को सीखना ही सीखना चाहिए। इससे आपकी ओवरऑल नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो जाती है दिमाग में। माइंड मैपिंग सीखने में अधिक से अधिक 1 हफ्ते का समय लगता है। अगर आप YouTube पर टोनी बुजान या कि फिर माइंड मैपिंग आप कुछ भी लिख दीजिए, वीडियोस खुल जाएंगे। 10-15 वीडियोस देख के आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि माइंड मैपिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे 8962512015 पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेजिए और मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लूंगा। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।